दुनिया में सबसे लंबे समय तक गुलामी झेली है कि 3,500 साल की गुलामी को तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लोगों को न केवल आजाद कराया बल्कि उनको हक और अधिकार दिलवाए। उनके जाने के बाद जो उन्होंने दिया वो 70 साल के अंदर ही खत्म होना शुरू हो गया। उस समय तो कोई पब्लिक स्कूल नहीं होता था ना, अमीर हो या गरीब हो सबके बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूल से पढ़ते थे। धर्म शास्त्रों के आधार पे व्यापार नहीं करने दिया, धर्म शास्त्रों के आधार पे संपत्ति अर्जित करने नहीं दिया। देश के अंदर सरकारी स्कूल लाखों की मात्रा में बंद हो गए। तो या तो फिर अगर वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, बीमार होने पे इलाज कहाँ से कराएंगे, उनको अपनी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। तो भारत में जाति क्यों और किसने बनाई? उन्होंने सोचा हमारे देश के अंदर काबिलियत की कोई कदर नहीं है, अपने समाज की गुलामी के जंजीरों का ना तोड़ पाए तो हमारी जीवन पे लानत है। कभी तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर संकल्प भूमि में ऐसा क्या हुआ कि 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को यहाँ एक संकल्प लेना पड़ा। वो कौन से कारण थे, कौन सी ऐसी बात थी? आप सब जानते हैं कि हमारे समाज के लोगों ने दुनिया में सबसे लंबे समय तक गुलामी झेली है। हमें इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि पूरे दुनिया के अंदर कोई भी कौम इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रही जितने लंबे समय तक हमारे समाज के लोग गुलाम रहे। उस गुलामी के कारण को समझना पड़ेगा और अगर हम उस गुलामी के कारण को नहीं समझेंगे, अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को नहीं पढ़ेंगे और अपने अंदर अनुशासन पैदा नहीं करेंगे तो जिस तरह हजारों साल की गुलामी हमारे लोगों ने झेली है, उस गुलामी की बेड़ियां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन लगाकर तोड़ी। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि 3,500 साल की गुलामी को तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लोगों को न केवल आजाद कराया बल्कि उनको हक और अधिकार दिलवाए। एक ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान के माध्यम से उन्होंने बनाई जिससे हमारे सरकारी नौकरियों के रास्ते खुल गए, जिसके वजह से हम लोग ग्राम प्रधान, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी और मंत्री बनने लगे, जिसकी वजह से हम डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनने लगे। लेकिन जितनी कुर्बानी करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे विकास का रास्ता बनाया था 3,500 साल की गुलामी को तोड़कर, उनके जाने के बाद जो उन्होंने दिया वो 70 साल के अंदर ही खत्म होना शुरू हो गया। वो 70 साल के अंदर ही खत्म होना शुरू हो गया। और हमारे लिए शर्म की बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले हजारों साल की गुलामी को तोड़ के हमको वो सब दे के गए और हम इतने सारे लोग मिलकर भी उसको भी बचा के नहीं रख पाए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानी से दिया था। एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, मंत्री बन जाओ, जज बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, इसके बनने से क्या गुलामी खत्म हो जाएगी? क्या हम लोग इस बात को समझते नहीं है कि बाबा साहब ने पूरा जीवन क्यों लगाया? क्या हम बाबा साहब की कुर्बानी को ऐसे ही खराब कर देंगे? एक समय था जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले। उस समय तो कोई पब्लिक स्कूल नहीं होता था ना, अमीर हो या गरीब हो सबके बच्चे उन्हीं सरकारी स्कूल से पढ़ते थे। तो टीचर ज्यादा से ज्यादा अगर पक्षपात करता था तो गरीबों के बच्चे को, हमारे बच्चों को उठा के पीछे बिठा लेता था, अपने बच्चों को आगे बिठा लेता था। लेकिन टीचर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था। उसमें गरीब से गरीब के परिवार के बच्चे जिसके अंदर दम होता था वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तरह महानता के रास्ते हासिल कर लेता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे नौकरी के रास्ते, राजनीति के रास्ते, विकास के रास्ते खोले, वो रास्ते अब से 30 साल पहले बंद होने शुरू हो गए।
जरूर इसके ऊपर कोई चिंतन हुआ होगा, और उस चिंतन में यह चिंतन हुआ होगा कि जो लोग हजारों साल तक इनके गुलाम रहे, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का, व्यापार करने का, धन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था, जो कभी जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं थे, आखिर उनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई? जो लोग कभी काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, आज वो काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं, तो ये बेजुबानों को जुबान किसने दे दी? तब उनके चिंतन शिविर में जो हमें पुनः गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा ने 3500 साल तक हमें गुलाम बना के रखा, उन लोगों ने उस चिंतन शिविर में सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो दलित समाज है, ये जो अछूत समाज है, जो हजारों साल तक हमारा गुलाम रहा, इसके बोलने की ताकत इसको पढ़ने लिखने से आई है, ज्ञान से आई है। चूंकि उन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं करने दिया, हजारों साल तक हमारे लोगों के ज्ञान पर ताले लगा के रखे, ज्ञान अर्जित नहीं करने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, धर्मशास्त्रों के आधार पे व्यापार नहीं करने दिया, धर्मशास्त्रों के आधार पे संपत्ति अर्जित करने नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो रास्ते खोल दिए कि हमारे लोग पढ़े लिखे और धीरे धीरे आगे बढ़े और बोलने की ताकत आ गई। तो उन्हें लगा कि इनको रोका कैसे जाए। जो हजारों साल तक बोलने की हिम्मत नहीं करते थे जुल्म के खिलाफ, अब बोलने लगे हैं और वोट से अपने लोगों को चुनने भी लगे हैं, इन लोगों को रोका कैसे जाए। इसके बारे में उन्होंने चिंतन करके सोचा कि इनके आगे बढ़ने का जो रास्ता हुआ है, खुला है, वो रास्ता शिक्षा से, ज्ञान से बना है। वो रास्ता नौकरियों की वजह से जो घर में थोड़ा पैसा आने लगा, उसकी वजह से बना है। तो उन्होंने तय किया कि इनके पढ़ने लिखने के रास्ते दोबारा बंद कर दो, इनके विकास के रास्ते दोबारा बंद कर दो, इनके सरकारी नौकरियों में आने के रास्ते दोबारा बंद कर दो। लेकिन प्रजातंत्र की वजह से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जो अधिकार दिया था, इसको प्रजातंत्र में रोकना संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने उसका इनडायरेक्ट तरीका निकाला, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती बंद कर दी, सरकारी स्कूलों की स्थिति को ऐसा कर दिया जहां से बच्चे पढ़ लिख के कामयाब ना हो पाए। और केवल इतना ही नहीं, उसके बाद नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी कि किसी भी बच्चे को 1 से 8वीं तक फेल मत करो, ऐसे ही पास कर दो। अब बच्चा हिंदी की एप्लीकेशन लिखना नहीं जानता, 1 से 8वीं तक ऐसे ही पास हो गया। और 9वीं में कानून बना दिया, जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। तो जब उसने पढ़ना ही लिखना नहीं सीखा, उसे हिंदी में भी लिखना नहीं आता, तो क्या ऐसा बच्चा 9वीं में एग्जाम दे के एग्जाम पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो साजिशन ये किया गया, साजिशन किया गया। उसके बाद 9वीं में हमारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ सर्वे ये बताते हैं कि पिछले 25 सालों के अंदर देश के अंदर सरकारी स्कूल लाखों की मात्रा में बंद हो गए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? अगर देश की जनसंख्या कम हो जाती तब स्कूल बंद होते तो बात समझ में आती है। लेकिन जब देश की जनसंख्या बढ़ी है तो स्कूल, सरकारी स्कूल और भी ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन ज्यादा खुलने की बजाय सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल एक एक करके खुलते जा रहे हैं। और वहाँ फीस इतनी ज़्यादा है कि हमारे समाज के, बहुजन समाज के 99% लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल में उसकी फीस नहीं दे सकते। क्योंकि बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और उसके बाद ट्यूशन का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो जितना खर्चा 2 बच्चों की पढ़ाई पे आता है, हमारे समाज के 99% लोगों के परिवार की पूरी इनकम उतनी है। तो या तो फिर अगर वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, बीमार होने पे इलाज कहाँ से कराएंगे। इस तरीके से हमारे लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ाई से दूर करना शुरू किया और ये स्थिति अब से 30 साल पहले शुरू की। और आज हालात ये है कि लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और हमारा बच्चा 8वीं क्लास से ड्रॉप आउट हो रहा है और वो इस लायक नहीं बन पा रहा कि वो नौकरी में आ सके। और जब वो 8वीं 9वीं पढ़ के निकलता है और नौकरी के लायक बन नहीं पाता, क्योंकि रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? उनको अपने खेत में काम करने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे?
उनको अपनी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो हमारे लोगों को जिनको 3,500 साल तक गुलाम बना के रखा, वो लोग आगे गुलाम बने। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या समाज के लोग दोबारा गुलाम बनने को तैयार हैं? नहीं। तैयार नहीं है ना? तो हमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिस व्यवस्था के अंदर ऊंच नीच हो, जाति भेद हो, जाति धर्म के आधार पर शोषण हो, गुलामी हो, आगे बढ़ने के समान अवसर ना हो, क्या ऐसी व्यवस्था में हमें बने रहना चाहिए? नहीं बने रहना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद इलाज बता के गए हैं, भारत को बौद्धमय बनाना होगा। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना होगा जहां समता हो, जहां मैत्री हो, जहां स्वतंत्रता हो, जहां भाईचारा हो, जहां प्रज्ञा हो, जहां शील हो, जहां करुणा हो, जहां आपस में प्रेम हो, जहां सबको साथ लेके चलने की भावना हो, जहां सबका कल्याण हो, जहां सबका मंगल हो। और ये रास्ता तथागत बुद्ध का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर गए। जाति आधार पे क्या देश के अंदर उत्पीड़न बढ़ नहीं गए? बढ़ गए ना? तो फिर हम जाति को क्यों स्वीकार करें? जाति क्या कुदरत ने बनाई है? क्या अमेरिका के अंदर जाति है? क्या चाइना के अंदर जाति है? क्या इंग्लैंड के अंदर जाति है? क्या जर्मनी के अंदर जाति है? क्या फ्रांस के अंदर जाति है? क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाति है? क्या न्यूजीलैंड के अंदर जाति है? क्या रशिया के अंदर जाति है? जब वहां जाति नहीं है तो भारत में जाति क्यों और किसने बनाई? और जाति का बनने से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमें जाति में बने रहकर गुलामी स्वीकार है या जाति के बंधन तोड़कर बौद्धमय भारत का सपना साकार करना है। ये हमें तय करना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम लोग इस संकल्प भूमि में कम से कम इतना संकल्प तो ले लें, इतना संकल्प तो ले लें, जिस प्रकार किसी को अगर बुखार हो तो बुखार की दवाई पैरासीटामोल है, और वो पैरासीटामोल लेने की बजाय अगर सिट्रीजिन लेगा तो क्या उसका बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो बुखार दूर करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? पैरासीटामोल। तो अब ये बताइए, ये जो जाति और वर्ण व्यवस्था है, ये जिस व्यवस्था में है, उस व्यवस्था में आपके आगे बढ़ने के रास्ते नहीं है। उस व्यवस्था में शोषण को कानूनी मान्यता है, चूंकि मनुस्मृति में शोषण अलाउड है। चूंकि उसमें एक जुर्म करने पर ब्राह्मण को कोई सजा नहीं, उसी जुर्म को करने पर क्षत्रिय को 4 कोड़े, उसी जुर्म को करने पर वैश्य को 12 कोड़े, उसी जुर्म को करने पर शूद्र को 8 कोड़े वैश्य को और 12 कोड़े शूद्र को। यानी एक ही जुर्म पे जिसमें व्यक्ति को अलग अलग तरह की सजा हो, यानी विषमता वहाँ उस धम्म में है, विषमता उस व्यवस्था में है। तो जिस व्यवस्था में विषमता और गुलामी और शोषण हो, उस व्यवस्था को जितने जल्दी छोड़ दें। देखो, जब बुद्ध का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तब भारत वर्मा से लेकर म्यांमार, वर्मा से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था। आज भारत में किसी भी जगह खुदाई कर लो, पाकिस्तान में किसी भी जगह खुदाई कर लो, वर्मा में किसी भी जगह खुदाई कर लो, अफगानिस्तान में किसी भी जगह खुदाई कर लो, नेपाल में किसी भी जगह खुदाई कर लो, आप पाकिस्तान से लेके वर्मा से लेके अफगानिस्तान तक, नेपाल तक, हर जगह बुद्ध की प्रतिमा निकलती है, बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। इसका मतलब यह है पूरा भारत बौद्ध में था। और विषमतावादी ताकतों ने मौर्य के अंतिम सम्राट राजा वृद्धरथ की, उनके सेनापति पुत्र पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से, छल कपट से हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद देश में व्याप्त 84,000 बौद्ध मठों को तुड़वाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई। और उसके बाद ये विषमता पर आधारित, जाति पर आधारित, अन्याय पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित इस गुलामी वाली व्यवस्था को दोबारा से भारत में कायम किया। लेकिन बाबा साहब समझ गए थे कि इसकी बीमारी क्या है। जब वो, आपको पता है, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए 1913 में, उस वक्त उनको उसके लिए वजीफ़ा सियाजीराव गायकवाड़ जी ने दिया था। और वजीफे की ये शर्त थी कि तुम जब वापस पढ़ के आओगे तो तुम्हें मेरे यहाँ शासन के अंदर नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब 1917 में आए और अपना वचन निभाने के लिए वो बड़ौदा नरेश के यहाँ आकर सैनिक सचिव की नौकरी उन्होंने की। और वहाँ देखा कि उनके पूरे का पूरा सबॉर्डिनेट स्टाफ उनके साथ जातिवाद वाला व्यवहार कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, उनके पानी का घड़ा अलग है, उनको फाइल चपड़ासी भी दूर से फेंक रहा है।
और रहने के लिए किसी ने मकान नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से पारसी धर्मशाला में वो रहे, लेकिन जैसे वहाँ लोगों को पता लगा ये इस जाति से हैं, तो वहाँ वो लोग गुंडे लोग लाठी डंडा लेकर आ गए और उनको मजबूर कर दिया, अपमानित करके उस धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। तब बाबा साहब ने सोचा कि अब मैं वापस अपने घर जाता हूँ महाराष्ट्र, लेकिन ट्रेन में 4 घंटे का समय था, तो उन्होंने सोचा 4 घंटे कहाँ बिताऊं, तो इस संकल्प भूमि को जिसके हम आज सब नमन करने आए हैं, यहाँ आकर वो बौद्ध धर्म के इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने चिंतन मनन किया, काफ़ी रोए। उन्होंने सोचा हमारे देश के अंदर काबिलियत की कोई कदर नहीं है, मैं विदेशों से इतनी डिग्रियां लेकर आया हूँ, उसके बाद भी इतना अपमान, और मेरे समाज के लोग हजारों साल से गुलामी और अपमान का जीवन जी रहे हैं। मेरे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या अगर मैं अपने लोगों को इस गुलामी से बाहर ना निकल पाया, अगर उनके दुखों को दूर ना कर पाया। उसी दिन, आज ही के दिन 23 तारीख को 1917 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसी पवित्र भूमि से संकल्प लिया था कि मैं अपने जीवन के अंदर पूरा जीवन लगाकर अपने इन हजारों साल की गुलामी से अपने बहुजन समाज को आज़ाद कराऊंगा, उनको मानवता का दर्जा दिलाऊंगा। तो उसी संकल्प के साथ उन्होंने शुरुआत की और वो अपने अंतिम दिनों में 1 महीना 22 दिन बाद धम्म दीक्षा लेने के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन दीक्षा लेते वक्त उन्होंने कहा था मेरा सपना है मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। तो साथियों, मैं भी आज इस संकल्प भूमि में ये संकल्प आप सबके सामने लेने वाला हूं। आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर दो, मैं कभी इस पथ से भटकूंगा नहीं। मैं कभी अपने धम्म को, अपने समाज को कभी जीवन में धोखा नहीं दूंगा। और जब तक हमारे समाज के लोगों को समान शिक्षा ना मिले पूरे देश में, जब तक हमारे लोगों को समान अवसर ना मिले पूरे देश में, जब तक हमारे लोगों को सरकारी खर्चे पर बराबर की शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस और सम्मान का जीवन, स्वाभिमान का जीवन ना मिले, तब तक हम अपना पूरा जीवन अपने समाज को संपूर्ण आज़ादी दिलाने के लिए और भारत को बौद्ध में करने के लिए लगाएंगे। यह संकल्प मैं आज सबके बीच में ले रहा हूँ और कभी अपने समाज को धोखा नहीं देंगे, ये चाहे कुर्सी रहे चाहे ना रहे। ये मंत्री, MP, MLA ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बना के गए, लेकिन अगर अपने समाज को गौरवशाली जीवन ना दे सके, अपने समाज की गुलामी के जंजीरों का ना तोड़ पाए, तो हमारी जीवन पे लानत है, धिक्कार है। तो हम संकल्प करते हैं कि आज अपने इस समाज को जब तक पूर्ण आज़ादी ना दिला दें, तब तक स्वाभिमान का जीवन उनको ना मिले, जब तक समान बराबर अवसर ना मिले, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और 2025 में अशोक विजयदशमी के दिन पूरे दुनिया के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा अपने समाज के लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इस संकल्प के साथ, और पहली बार भी, दूसरी बार भी, तृतीय बार भी मैं ये संकल्प लेता हूं कि हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे और सबके लिए समान रूप से समता, मैत्री, भाईचारे और न्याय पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, ज्ञान पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित एक नए भारत का निर्माण, एक गौरवशाली भारत का निर्माण जो बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है, जब तक उसका हम निर्माण नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।